दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल टीचर वाला एग्जाम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है जो कि आपका आरआरबी पीआरटी से बेस्ड है। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारे मेरे भाई बहनों की रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज़ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी दीजिए। तो जो टीजीटी और पीजीटी की है नो डाउट मैंने क्या बोलते हैं पीडीएफ बनाना चालू कर दिया है और उसका आज मैं शायद रात को 12 बजे तक शायद एक लेक्चर भी डालूँगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है। आप परेशान न होइए। टीजीटी पीजीटी का तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रिसाइज सिलेबस है, किसका प्रोफेशनल एबिलिटी से लेके प्रोफेशनल एबिलिटी का। तो नो डाउट आप परेशान नहीं, वो मैं बना रहा हूँ, उसकी भी वीडियो आपको आज या कल से मिल जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, इसमें हम लोग सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ अ प्रोफेशनल एबिलिटी आरआरबी पीआरटी सीटेट ऑल एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं और दिस इज़ माई प्ले स्टोर ऐप। आप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अभी दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि ऐप नया है नो डाउट। आप ये विद्यार्थी अनअकैडमी करके आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप जिसको भी पीआरटी वाली चाहिए नोट्स वहाँ से एक्सेस ले सकता है। फॉलो करने के लिए आप विद्यार्थी अनअकैडमी टेलीग्राम लिंक दिया गया है और ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी आई होप। हाँ, हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था कि वातावरण और वंशानुक्रम में क्या परिणाम सिद्धांत होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट एंड हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है आपके वंशानुक्रम। तो पढ़ते हैं। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है। वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव के विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का एक संयुक्त परिणाम है। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मैंने आज तक जितनी लाइफ में टीचिंग की एग्जाम दिया, तो जब भी पैडागॉगी की बात हुई है, मीन्स मेरे कहने का मतलब जब भी हमने पैडागॉगी की पढ़ा है, पैडागॉगी के बारे में पढ़ा, तो हाँ एक चीज़ और थोड़ा दोस्तों एक चीज़ और है। देखो सीटेट का एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ। अब ये मान लो बेटा वो सॉरी पढ़ाता हूँ इसलिए मुंह से ज़्यादातर बेटा निकल जाता है, तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। सीटेज का बैट ना स्पेशली देखो, मैंने भी एग्ज़ाम दिया। मैंने तो वन टाइम में ही मेरे 165 नंबर थे सीटेट में प्री ऑफ जूनियर में। यहाँ पे ना जो स्पेशली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रॉब्लम ना आप लोग के सब्जेक्ट में नहीं हो रही। मैं आपको, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा बता दूँ, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं सीटेट को लेके। देखो यार, सीटेट में ना पास होने का सबसे मेन जो तरीका है वो है पैडागॉजी। नो डाउट आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं आपका सब्जेक्ट हो, अगर आपको पैडागॉजी नहीं सब्जेक्ट की आ रही, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका रिलेटिव सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ साइंस हो गया, उसी तरह अपना सब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट का 75 नंबर लाना तो नो डाउट आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, मगर ना आप ना तैयारी यहाँ नहीं करते इस 75 नंबर की। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम बस हमारा जो टारगेट है, टारगेट इन द सेंस कि हमें बस टारगेट में ना, मैं टारगेट सीटेट का एक बैच ला रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, जिसमें ना हम हर सब्जेक्ट की एवरी सब्जेक्ट जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है उसकी पैडागॉजी पढ़ने वाले हैं। जैसे साइंस की पैडागॉजी, मैथ की पैडागॉजी हो गई, उसके बाद इंग्लिश की पैडागॉजी पढ़ लेनी है। पैडागॉजी है ही, पैडागॉजी का तो पैडागॉजी पढ़ना ही है, जैसे बाल विकास का। उसके बाद संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो जितने भी आपके ना पैडागॉजी वाले टॉपिक, देखो यार 30 मार्क्स का अगर आ रहा है, जिसमें से 15 मार्क्स तो आपके पैडागॉजी ही कवर कर रहा है और 50 मार्क आपका सब्जेक्टिव है। मैं कहता हूँ आप 75 का फोकस करो। भाई सब्जेक्टिव नॉलेज तो है ही आपको, आप तो वो तैयारी कर ही रहे हो, न जाने कितने एग्जाम दे रहे हो आप ये 75 नंबर का टारगेट करो। मेरा जो स्पेशली बैच होगा वो पैडागॉजी पे बेस्ड होगा और मैं बहुत ही अच्छे से इसी तरह आपको पीडीएफ वे में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पैडागॉजी कंप्लीट करा दूंगा और साथ ही साथ क्या होगा आपको बैच भी दे दूंगा। तो आप बैच में डायरेक्ट देखो, बैच में क्या होता है फ़ायदा, जैसे अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, तो लिमिटेड टाइम है। अगर आप बैच में आएंगे नो डाउट मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा। तो बैच में क्या होगा, आप स्पीड से, जिसको चाहिए कि भाई मुझे एकदम से ख़त्म करना, 5-6 दिन में ख़त्म करना है, 1 महीने में ख़त्म करके फिर करनी है दबा के प्रैक्टिस, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी अभी लाइव क्लासेस तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि
नो डाउट अभी मेरा स्टार्टिंग है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अभी रिकॉर्ड करके मैं इसी तरह आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। सो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा नो डाउट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक में। सो कुल मिला के देखो इसमें क्या पॉइंट नोट करने लायक है। आप याद रखें कि बच्चे में ना वृद्धि और विकास दोनों का वंशानुक्रम वातावरण, चाहे वो आप वृद्धि की बात कर लें चाहे विकास की बात कर लें, टीचर की तरह समझना है। अगर आप वृद्धि, वृद्धि का मतलब हो गया ग्रोथ, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, किसकी बात करें, वो डेवलपमेंट की। तो दोनों ही हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का एक कलेक्टिव मतलब एक कंबाइन इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, कंबाइन इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, कौन से इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि वृद्धि में बस वंशानुक्रम का रोल है या वृद्धि में बस वातावरण का रोल है, दोनों का रोल है। इट मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि सर अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, आपको वृद्धि दी होगी, विकास दी होगा। पहले ऑप्शन में कहेगा केवल वंशानुक्रम, केवल वंशानुक्रम। दूसरे में कह देगा केवल वातावरण, केवल वातावरण। तीसरा क्वेश्चन में कहेगा कि वंशानुक्रम होगा बट वातावरण नहीं होगा, वातावरण होगा वंशानुक्रम नहीं होगा। एक ऑप्शन होगा जिसमें बोथ होगा, तो बस हमें बोथ वाला टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका सिद्धांत है, आपका क्या है, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। आज हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द मैचुरेशन एंड लूजिंग, ठीक है, अधिगम सिद्धांत। देखिए, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। तो जब भी हम बात करते हैं वृद्धि की या विकास की, तो ये इंडिविजुअल मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका पार्ट होता है, परिपक्वता और अधिगम के विकास की ही बात कर रहा होता है। इस प्रकार से कहना ये होगा कि परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने के में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की क्या करती है, मदद करती है। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं, पुनर्बनन। आपको ये लर्न नहीं करना है, ये बस आपको समझना है। आप एज ए टीचर वहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में वो थ्योरी होनी चाहिए जिससे आप रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अब मेन थ्योरी है, स्टार्ट कर लीजिएगा, पुनर्बनन थ्योरी, पुनर्बनन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपने विकास करता है, जैसे जैसे अपना विकास करता है, वह अधिगम करता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसा बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता जाता है। स्पेस मतलब उसका इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करता है, ये वृद्धि ग्रोथ करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को 4 महत्वपूर्ण अवयवों में बांटा गया है, जिसमें अंतर्नोद होता है जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं, संकेत जिसे उद्दीपक कहते हैं, प्रत्युत्तर जिसे स्वयं का व्यवहार कहते हैं, पुनर्नलन ये पुरस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। अब देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है आपका, वो है सिद्धांत अचेतन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करके व्यवहार को क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो होता है वो अचेतन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करके व्यवहार को प्रेरित करने का कारक बनता है। जैसे मैंने कहा सिगमंड फ्रॉयड के अकॉर्डिंग क्या, सिगमंड फ्रॉयड एंड एरिक एरिक्सन के सिद्धांतकारों के उदाहरण हैं जो एक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। फ्रॉयड व्यक्तित्व के अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों में और अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के साथ अग्रणी थे, जो उन्होंने ये बताया था मोस्टली। अब देखो इनके क्या 3 पार्ट थे। पहला उन्होंने बताया इदम सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। पशु वृत्ति का अचेतन मंत्र का राजा अर्थात दमित इच्छाओं का पूर्ण करने वाला, जो क्या होगा, शैशवावस्था। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बिल्कुल पशु प्रवृत्ति की तरह वर्क रहता है उसका, ठीक है। दूसरा क्या है, ईगो का मतलब अहम, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित रहता है, चेतन मन का स्वामी होता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने मन के करते हैं, मन का स्वामी का मतलब अपने मन की करते हैं, नहीं खाना नहीं खाना, नहीं सोना नहीं सोना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है। तो आपको ना यहाँ से पीएचडी नहीं करनी, आपको यहाँ से पॉइंट करना कि अगर अहम का भाव आता है तो वो किस अवस्था के लिए होता है, बाल्यावस्था के लिए। इदम का भाव आता है तो किसके लिए होता है, शैशवावस्था के लिए। सुपर ईगो आता है तो ये आपके किशोरावस्था के लिए। जैसे हम पराअहम, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। सर अहम किस में, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। सर इदम किस पे है, तो ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इस तरह जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ईगो, इड मतलब
इदम, आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जैसे ये बच्चा है क्या मांग रहा है, मुझे ये चाहिए चाहिए, मुझे ला कर दो। जैसे कोई खिलौना वगैरह होता है, जैसे कि खिलौना होता है, आई वांट दिस, आई वांट, मैं ये चाहता हूँ। सुपर ईगो, सॉरी उसके बाद ईगो, ईगो लेट्स वर्क ऑन इट, चलो इस पर काम करते हैं। सुपर ईगो, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो जाता है, तो इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि को कैसे कहते हैं, वाद विवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करके किया जाने वाला एक ऐसा विचारशील चिंतन है जिसे किसी समस्या के समाधान और उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वाद विवाद आपने देखा होगा, डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब आप समझ लो कि ग्रुप डिस्कशन, जैसे आप लोग करते हैं ग्रुप डिस्कशन, तो ये यहीं से निकल के आया है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है डिस्कशन इज द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बाय टू और मोर पर्सन हु कोऑपरेटिवली एक्सचेंजेज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इन एफर्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है देखो, ये मैं भी कॉमन डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर मैं अकॉर्डिंग टू जो साइकोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। क्या है, जो वाद विवाद होता है वो कम्युनिकेशन करने का, बातचीत का मतलब कम्युनिकेट करने, जब आप किसी से क्या करते हैं कम्युनिकेट करते, उसका एक विशिष्ट रूप है, स्पेशल इफेक्ट। इसमें समान बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत और विवेकायुक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। सामान्यतः वाद विवाद में महत्वपूर्ण विचारों को भी सम्मिलित किया जाता है। इंग्लिश में जिन्हें पढ़ना हो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जेम्स एम ली के अनुसार, ध्यान देना इन्होंने क्या कहा अपनी बातों में, कि जेम्स एम ली के अनुसार वाद विवाद क्या है। वाद विवाद एक ऐसी शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक एवं छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या का प्रकरण पर बातचीत करते हैं। जैसे कोई मान लो टॉपिक है, तो किसी टॉपिक में ना जब सामूहिक रूप से शैक्षिक में हो या शिक्षण में हो, एजुकेशन में हो, जब अध्यापक और छात्र के बीच में बढ़िया डिस्कशन होता है तो वो क्या कहलाता है, उसको वाद विवाद कहते हैं, ठीक है। द डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट कोऑपरेटिव टॉक ओवर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विकास का क्षेत्र। आपको बस सुनते जाना, विकास का क्षेत्र क्या है विकास का क्षेत्र, किसके अंतर्गत आता है, कितना क्षेत्र आता है। तो प्रत्येक आयु अवस्था के दौरान शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक क्षेत्रों में विकास होता है। शारीरिक विकास में शरीर और मस्तिष्क, इंद्रियों, मोटर कौशल और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में वृद्धि और परिवर्तन शामिल है। संज्ञानात्मक विकास में सीखना, ध्यान केंद्रित करना, स्मृति करना, भाषा के बोलचाल, सोच समझ, तर्क वितर्क और रचनात्मक भी शामिल है। मनोसामाजिक विकास की भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखो किस प्रकार के विकास होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर और शारीरिक क्षमताओं में होने वाले परिवर्तन से। इसमें सकल मोटर कौशल, सकल एक्टिव, जैसे रेंगना, जब बच्चा छोटा होता है कैसा होता है, रेंगता है, चलता है, दौड़ता है, तो ये कौन सी मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है। ठीक मोटर स्किल मतलब थोड़ा और अच्छी, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, लिखना, ये जब हो जाता है जब थोड़ा समझदार हो जाता है। इसमें ऊंचाई और वजन, शरीर की संरचना और दृष्टि, श्रवण और स्पर्श जैसी संवेदी क्षमताओं में भी परिवर्तन शामिल होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो सामाजिक विकास का तात्पर्य किसी व्यक्ति की दूसरों के साथ बातचीत करने, रिश्ते बनाने की क्षमता से है। इसमें सामाजिक कौशल क्या होता है, सीखना, जैसे सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को समझना और एक सामाजिक समूह के भीतर पहचान की भावना विकसित करना शामिल है। सामाजिक विकास में सहानुभूति, सहयोग, साझाकरण और संघर्ष समाधान जैसी क्षमताएं शामिल हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, बस पढ़ते जाओ, क्योंकि देखो बहुत सारा तो नो डाउट की टॉपिक में है, मगर हमें क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। तो आप एक बार रीड करते जाओ। भावात्मक विकास में अपनी भावनाओं को समझना, अभिव्यक्त करना, प्रबंधन करना शामिल होता है। साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी पहचानना है और उन पर प्रतिक्रिया देना भी शामिल होता है। भावनात्मक विकास में आत्म जागरूकता और आत्मनियमन, सहानुभूति का विकास शामिल है। भावात्मक विकास की भावनात्मक बुद्धिमत्ता IQ भी कहा जाता है।
बुद्धिमत्ता के कई तरह के कौशल और क्षमताएं शामिल होती हैं। ये कौशल व्यक्ति को सामाजिक संपर्क संभालने, चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के तात्पर्य बौद्धिक क्षमताओं से। कैसा है? बौद्धिक विकास से है। इसमें सोच और तर्क, समस्या समाधान, स्मृति, ध्यान, भाषा कौशल शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक विकास आनुवांशिक कारकों, पर्यावरणीय अनुभवों और सामाजिक संपर्कों से प्रभावित होता है। यह शैशवावस्था से सरल सेंसरी मोटर गतिविधियों से लेकर वयस्कता में जटिल अमूर्त सोच तक आगे बढ़ता है। तो इसी पूरे विकास को एक कंबाइन करके समझाया है जीन पियाजे ने, जिन्हें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये ज़्यादा पूछा जाता है, मैं पढ़ लेता हूँ। जीन पायगोड के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षा में एक आधारभूत सिद्धांत रहा है। यह बताता है कि बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताएं शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक कैसे विकसित होती हैं, और इसे समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आसपास की दुनिया से को कैसे समझते हैं। अब देखो, इसमें पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बात की गई। जैसे सबसे पहली बात आती है संवेदी प्रेरक की अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की, ये NCERT से कोई परेशानी नहीं, 2 to 7 ईयर, क्योंकि इसमें बहुत सारा मतभेद रहता है। ठीक है, तो मैंने NCERT के थ्रू लिया ताकि कोई भी इश्यू न रहे। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु में स्थायित्व की भावना उत्पन्न होती है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की, बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्त संगत तर्कना कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं का परिवर्तनीय मानसिक क्रियाएं संक्रियाएं करने में सक्षम हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल तक होता है। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। पियाजे के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या रही? सीखने में बच्चे के सक्रिय भूमिका पर जोर देना। पियाजे का मानना यह था कि बच्चे वयस्कों से निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय अपने वातावरण से सक्रिय रूप से सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। सीखने की प्रतिक्रिया रचनावादी दृष्टिकोण। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने परिवेश से जानकारी ग्रहण करने के बजाय सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। स्कीमा क्या कहता? स्कीमा पियाजे द्वारा मानसिक ढांचों के लिए इस्तेमाल किए जाना एक ऐसा शब्द है जो व्यक्तियों के जानकारी को समझने और व्याख्या करने में क्या करता था? मदद करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और सीखते हैं, उनकी स्कीमाएं अधिक संख्या में विस्तृत होती रहती हैं। ठीक है। आत्मसात करना प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति नई जानकारी को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसके पहले से ही मौजूद विचारों और योजनाओं में शामिल करता है। यह व्यक्तियों को नए अनुभवों और ज्ञान को एकीकृत करने की अनुमति देकर संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ठीक है। उसके बाद समायोजन क्या होता है? तो समायोजन आपका क्या होता है? समायोजन की बात करें तो समायोजन क्या है? देखो, तो समायोजन क्या है? समायोजन तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा समझ में विपरीत नई जानकारी के बजाय मौजूदा स्कीमा को ही बदलता है। मतलब बच्चा अपने ही मन के अंदर उस चीज़ को अपने अनुसार बदल देता है, जिसे हम नई स्कीमा बनाते हैं। यह प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सीखने के लचीलापन और अनुकूलन को समझाती है। संतुलन, स्टेबिलिटी। पियाजे का मानना था कि बच्चे संतुलन के तंत्र द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरणों के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, जो आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन है। संतुलन यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे विचार के एक चरण से दूसरे चरण में कैसे जाते हैं। ठीक है। तो 20 मिनट हो रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं करते हैं। इसके बाद आगे इसका सिद्धांत, अरे ये हेडिंग हो गई, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है लॉरेंस कोहलबर्ग। देखो, जिसकी इसकी PDF चाहिए तो नो डाउट आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है। उसके ओनली एंड ओनली 50 रुपीज़ चार्ज है, आप ले लीजिए। उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे लॉरेंस कोहेलबर्ग की बात करें तो जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की है, जिसके मुताबिक नैतिक तर्क के 6 चरण के होते हैं। आज्ञाकारिता, दंड, साधन, उद्देश्य, अच्छा बालक, अच्छा लड़की, अच्छा लड़के, कानून और व्यवस्था, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक, नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिए कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और प्री कन्वेंशनल लेवल। तो जो आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल यंगर देन 6, 7 से 11 में कन्वेंशनल लेवल, और 11 के बाद की आपकी क्या होती है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिए, इसके बारे में जान लीजिए। लॉरेंस कोहेलबर्ग न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। कोहेलबर्ग के सिद्धांत की बात करें कि हिंदी बात करें तो पूर्व परंपरागत स्तर 7 से 10, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 से अधिक। तो विकास में विचलन और इसके अंतर्निहित कारण, तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कवर। ठीक है, तो इस तरह बहुत है, देखिए बहुत सारा है चीज़ें समझने के लिए, बट आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी। जैसे मान लो अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, समझाने के लिए यदि कोई व्यक्ति आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण ASD से प्रति संवेदनशील होता है तो कुछ स्थितियों के कारण व्यक्ति में ऑटिज्म की उद्भव उत्पन्न हो सकती है। बच्चों में कैसे होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के संगठन, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने की बात है। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, तो इस तरह बहुत सारा टॉपिक है। जब हम एक बार आप लोग इसे रीड कर लोगे तो नो डाउट आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरी यूनिट आ जाएगी सीखना और सीखना को समझना, तो ये सबसे बड़ी यूनिट है। तो चलिए इसे हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से बता रहा हूँ, TGT और PGT की PDF बन रही है। ठीक है, उसके भी लेक्चर मैं नेक्स्ट डे से या कल से स्टार्ट कर दूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी कमियाँ हैं तो कमियाँ मुझे बताइए, अगर कोई कमियाँ हैं तो मुझे बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, और मेरा ऐप विद्यार्थी अनअकैडमी करके आप उससे जुड़ जाइए। उसमें मैं बहुत जल्दी आपको काफ़ी सारा मटेरियल देने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।